हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारी मनोविज्ञान की बाल विकास और मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और इससे पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लें, अगर नहीं देखा है तो। और चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन सारे यूपी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो रॉबर्ट गेने ने अपने अनुसार अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। तो ये कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है हमारा संकेत अधिगम, नेक्स्ट है उद्दीपक अधिगम, और जिसे एसआर अधिगम भी कहते हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एसआर थ्योरी किसने दी है? तो इसका आंसर भी रॉबर्ट गेने होगा। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम, और नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये सभी क्वेश्चंस, आज के सभी क्वेश्चन जो हैं सुपर टेट और यूपी टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो उनके अनुसार होता है संकेत अधिगम। अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? तो इनके अनुसार समस्या समाधान अधिगम जो होता है वह सबसे उच्च स्तर होता है अधिगम श्रेणी का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हम रॉबर्ट गेने से संबंधित सभी क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो बालक जब 12 वर्ष का हो जाता है तो उसका अधिगम पूरा हो जाता है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और सब ये टेट में तो आता ही आता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो पावलव जो थे वो व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे, और उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पावलव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। आगे बढ़ते हैं। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डमरू का बंदर पर नाचना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है, खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों को भाग जाना, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आपको क्वेश्चंस जरूरी नहीं है ऐसे एग्जाम मतलब सीधा सीधा दे दे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा है, इनमें से पहचानिए। इन उसमें ऐसे भी दे देगा जैसे यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आपको पहचानना है कि यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे डमरू पर नाचना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और खेत में बिजूका का खड़ा होना यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर जो मनोवैज्ञानिक थे गेस्टाल्टवादी, इन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, शास्त्रीय अनुबंधन वाला भी और कोहलर सुल्तान वाला भी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी का। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो मनुष्य की प्रजाति का नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय क्या होता है? बालक की पिंड अवस्था कौन सी कहलाती है? जब बालक 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच का होता है तो वह उसकी पिंड आयु या पिंड एज या पिंड अवस्था कहलाती है। और डिंब अवस्था कौन सी होती है? जब बालक 14 दिन का होता है, मतलब 2 सप्ताह से भी छोटा 14 दिन का होता है तो वह एज उसकी डिंब अवस्था कहलाती है। और पिंड अवस्था 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होती है।
आज के सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है, तो जन्म के समय बालक का औसत वजन 2 किलो होता है, 2 किलो 700 ग्राम लगभग। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन पौंड में कितना होता है, तो 7 पौंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 1900 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है, तो मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वह रुडोल्फ थे, जिन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ था, आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में प्लेटो तथा अरस्तु ने आत्मा का विज्ञान कहा था, किसको, मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। किस किस वैज्ञानिक ने कहा था, प्लेटो ने और अरस्तु ने। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। और मन का विज्ञान किसने कहा था, तो मन का विज्ञान पोम्पोलोजी ने कहा था। और इस युग को मध्य युग कहा जाता था, जैसे ऊपर वाला था प्राचीन काल और ये वाला है मध्य युग। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। था तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता था। और मन का विज्ञान किसने कहा था, तो मन का विज्ञान कहा था पोम्पोलोजी ने। और इस युग को क्या कहा जाता था, इस युग को मध्य युग कहा जाता था, जैसे ऊपर वाले को प्राचीन काल कहा गया था। और किसने कहा था मन का विज्ञान मनोविज्ञान को, तो पोम्पोलोजी ने। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। और चेतना का विज्ञान किसने कहा था, तो चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली नामक मनोवैज्ञानिकों ने कहा था। और इस शताब्दी को आधुनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं टेट और सुपर टेट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। और इस युग को क्या कहा जाता था, तो इस युग को समकालीन मनोवैज्ञानिक युग कहा जाता था। और व्यवहार का विज्ञान किस किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो स्किनर हो गए, इसमें पावलव हो गए, इसमें वुडवर्थ हो गए, और आपके वाटसन हो गए, C.H. हल हो गए, और इसके बाद में आपके गुथरी। इन लोगों ने व्यवहार का विज्ञान कहा था 20वीं शताब्दी को। और 20वीं शताब्दी को हम समकालीन मनोवैज्ञानिक युग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है, तो व्यवहार का विज्ञान वाटसन के अनुसार है। और व्यवहार का विज्ञान और किसने बोला है, वुडवर्थ ने बोला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।